हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी पठन अयोग्यता, जिसे डिसलेक्सिया के नाम से भी जाना जाता है। यह कोर्स 3 के यूनिट 5 का एक टॉपिक है। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले अगर आप बीएड के सिलेबस के विषय में जानना चाहते हैं, बीएड के सिलेबस के हर एक पेपर को हिंदी में समझना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसीलिए पेशेंस बनाए रखिएगा। पठन अयोग्यता, इसे डिसलेक्सिया के नाम से भी जाना जाता है। और पठन अयोग्यता का अर्थ होता है पढ़ने से संबंधित अयोग्यता। यह अयोग्यता बालक के मौखिक उच्चारण एवं मौन होकर पढ़ने से संबंधित होता है। इस दोष के कारण बालक विषय की पाठ्य वस्तु को आत्मसात करने में कठिनाई का अनुभव करता है। पठन अयोग्यता सामान्य रूप से पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर के बालकों में देखने को मिलती है। इसके कारण बालक भाषा की दृष्टि से किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने अर्थात उसको मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने में असफल हो जाते हैं, जो कि उनके प्रस्तुतिकरण को प्रभावित करता है। जैसे 6 को 9 समझना, डी को बी समझना, व को ब समझना, कमल को कलम पढ़ना इत्यादि। ऐसे भी आजकल बच्चों में, खासकर सरकारी स्कूल के बच्चों में पढ़ने संबंधी अयोग्यता पाई जाती है। उसी तरह से जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनकी हिंदी कमज़ोर होती है, उनमें हिंदी पढ़ने संबंधी अयोग्यता पाई जाती है। वहीं हिंदी मीडियम के बच्चों में इंग्लिश पढ़ने संबंधी अयोग्यता पाई जाती है। तो इस तरह की अयोग्यता स्टूडेंट्स में, छात्रों में देखने को मिलती है। इसे ही पठन अयोग्यता या डिसलेक्सिया के नाम से जाना जाता है। प्रोफेसर एस.के. दुबे ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि पठन अयोग्यता का आशय उस भाषाई अकुशलता से है जो कि बालकों में अक्षर ज्ञान की अयोग्यता, उचित धारा प्रवाह की अयोग्यता एवं मौखिक अभिव्यक्ति की अयोग्यता से संबंधित है तथा इसका प्रभाव उसके शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में कठिनाई उपस्थित करता है। अर्थात ये जो डिसलेक्सिया है, इसका संबंध जो अक्षर ज्ञान की अयोग्यता है और पढ़ने में उचित धारा प्रवाह की अयोग्यता है और अपने भावों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने की अयोग्यता है। अब हम देखते हैं कि पठन अयोग्यता संबंधी बालकों को हम कैसे पहचान सकते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो है कि पढ़ने में उचित धारा प्रवाह का अभाव। तो जो पठन योग्यता से ग्रसित बालक हैं वो सामान्य बालकों की अपेक्षा धीमी गति से पढ़ते हैं और रुक रुक कर भी पढ़ते हैं, और सस्वर अर्थात बोल कर पढ़ने में इनमें उचित धारा प्रवाह का अभाव पाया जाता है, जिससे पढ़ते समय गद्य एवं पद्य का भाव स्पष्ट होने में कठिनाई होती है। इन्हें विराम चिन्ह की उपयोगिता का ज्ञान नहीं हो पाता है, या तो पढ़ते समय ये रुकते नहीं हैं या अधिक देर तक रुक जाते हैं, जिससे पठन में अर्थात पढ़ने में समाहित धारा प्रवाह का क्रम खराब हो जाता है। मतलब कि कुछ छात्र होते हैं जो रुक रुक कर पढ़ते हैं या फिर रुकते ही नहीं हैं, और इन्हें जो पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम इत्यादि चिन्हों का ज्ञान नहीं होता, जिससे कि जहाँ रुकना है, कितनी देर रुकना है, इन्हें ज्ञात नहीं होता और ये पढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट है अक्षर एवं वर्तनी के ज्ञान का अभाव। इस प्रकार के बालक अक्षरों की आकृति एवं उनके पहचान संबंधी कार्यों में भी अयोग्यता प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के बालक स्वरों के उच्चारण में तथा मात्राओं के उच्चारण में स्पष्टता प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनके द्वारा उच्चारण किए जाने वाले शब्द भ्रामक एवं निरर्थक होते हैं। जैसे ये ब को ब और व में भेद नहीं कर पाते, म और भ में भी भेद नहीं कर पाते। बच्चे अक्सर 6-7 साल के होते हैं तो कुछ बच्चे तुतलाते हैं, जिसकी वजह से वो उच्चारण भी गलत करते हैं और अक्षरों का जो आकार है वो एक समान होने के कारण उसमें भेद नहीं कर पाते, जिससे कि वो उसे पढ़ते भी गलत ही हैं। नेक्स्ट जो लक्षण पाए जाते हैं वो है नए शब्दों को धीमी गति से सीखना। सामान्य बालकों की अपेक्षा जिन बालकों में
पढ़ने संबंधी अयोग्यता रहती है वे नए शब्दों को सीखने में अधिक समय लगाते हैं। छात्र जो होते हैं वो वर्णमाला के क्रम सीखने में भी कठिनाई का अनुभव करते हैं, जैसे कि क वर्ग, ट वर्ग या त वर्ग आदि में कौन कौन से अक्षर का समावेश होता है तथा स्वर को व्यंजनों के साथ किस प्रकार मिश्रित करके पढ़ा जाता है इत्यादि से संबंधित समस्याएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति वाले शब्दों को पहचानने का अभाव। इस समस्या से ग्रसित बालक एक अक्षर या शब्द की बार बार आवृत्ति या पुनरावृत्ति होने पर भी उनमें भ्रम उत्पन्न होता है। यह इसको सरल रूप से नहीं पहचान पाते हैं या पढ़ पाते हैं। जैसे यदि कमल शब्द को अपनी किताब में पढ़ता है फिर उसे दूसरे पेज में दोबारा देखता है तो नहीं पहचान पाता या फिर पहचानने में देर लगती है। इस तरह से जो पठन अयोग्यता से ग्रसित बालक हैं वो किसी शब्दों की अगर पुनरावृत्ति बार बार हो तो उसे पहचानने या पढ़ने में भी गलतियां करते हैं। नेक्स्ट है अक्षरों को उल्टा समझना या पढ़ना। पढ़ने की समस्या से ग्रसित जो बालक होते हैं वो एक ही समान बनावट वाले अक्षरों के क्रम को उल्टा समझने लगते हैं एवं उल्टा पढ़ते भी हैं। जैसे डी को बी और बी को डी समझना और पढ़ना, और गलत पढ़ने के कारण शब्द का अर्थ ही निरर्थक हो जाता है। उसी तरह के हिंदी के शब्दों में भी ब, व, भ, म, घ और ध में भेद नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित एवं अपरिचित शब्दों को पढ़ने में कठिनाई। पठन अयोग्यता से ग्रसित बालक अपरिचित शब्द एवं मिश्रित शब्दों को पढ़ने में भी कठिनाई का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उनको शब्दों के मिश्रित रूप को पढ़ने से संबंधित उच्चारण नियमों का बोध नहीं होता। उनकी इंद्रियां उन शब्दों को आत्मसात नहीं कर पाती हैं, जैसे कि आशीर्वाद, कंप्यूटर, अमरूद, तलवार आदि। इन शब्दों को वे गलत ढंग से उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट है अर्थ के अनुसार पठन का अभाव। इस समस्या से जो ग्रसित बालक हैं वो वाक्यों को उनके अर्थ के अनुसार एवं उतार चढ़ाव के साथ नहीं पढ़ पाते हैं। जब ऐसे बालक किसी शब्द का अर्थ ही नहीं समझ पाते तो उनके अनुसार उतार चढ़ाव की संभावना भी उनमें नहीं होती है। अर्थात जो बालक छोटे होते हैं, प्राथमिक स्तर के होते हैं, वे शब्दों के अर्थ को अगर नहीं समझते हैं तो उसके अनुसार वो पढ़ते वक्त अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाते, बोलने में भी और चेहरे पर भी। और जो उतार चढ़ाव पढ़ने में होना चाहिए स्वरों का वो भी वो नहीं कर पाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो पठन अयोग्यता है, डिसलेक्सिया है, इसके क्या कारण हैं। तो सबसे पहले बोलने में कठिनाई। तो पठन अयोग्यता बालकों के बोलने में कठिनाई के कारण भी होती है। जैसे कि अनेक बालकों में वाणी दोष पाया जाता है। वे तुतलाकर बोलते हैं, हकलाकर बोलते हैं, जिससे उन्हें शब्दों का ज्ञान सही रूप में नहीं हो पाता है, जिसके कारण वे अपने उच्चारण को सही रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाते। जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो र, ल या फिर ड या ढ इत्यादि शब्दों के उच्चारण में को तुतलाकर बोलते हैं। तो जब वो तुतलाकर बोलते हैं तो लिखते समय भी वही लिखते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर र को ल बोलता है तो वो ल को भी ल ही लिखेगा, र को भी ल ही लिखेगा। नेक्स्ट है ध्यान का अभाव। पठन अयोग्यता का एक कारण ध्यान भंग होना भी होता है। जैसे छात्र कभी तीसरी पंक्ति पढ़ते पढ़ते सातवीं पंक्ति पढ़ने लगता है या फिर कभी पांचवी पंक्ति पढ़ते पढ़ते तीसरी पंक्ति में चला जाता है। इस प्रकार की गतिविधि का कारण होता है उनके ध्यान का भंग होना, या फिर छात्रों को यदि बीच में टोक दिया जाए, शिक्षक टोक दे तो उनका ध्यान भंग हो जाता है और वो गलत पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों के ध्यान के अभाव के कारण भी उनमें पठन अयोग्यता उत्पन्न हो जाती है, वो पढ़ने में गलतियां करते हैं। नेक्स्ट है श्रवण दोष। बालकों में जो पठन संबंधी समस्या है वह श्रवण दोष के कारण भी पाई जाती है, क्योंकि बालक जैसा सुनेगा वैसा ही उच्चारण भी करेगा। अगर कोई छात्र स्कूल को अस्कूल बोलते हुए सुनता है तो इसका उच्चारण भी वह गलत ही करेगा। उसी प्रकार स्थान को अस्थान सुनना और बोलना शामिल है। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे के पारिवारिक वातावरण में जिन शब्दों का उच्चारण किया जाता है वो गलत होता है, तो बच्चे वही सुनते हैं और फिर उसी तरह से वो लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। नेक्स्ट है स्मृति दोष।
स्मृति दोष के कारण भी बालक में पठन संबंधी अयोग्यता उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि बालक किसी एक शब्द को पढ़ रहा हो किंतु उसको पढ़ने में कठिनाई का अनुभव कर रहा हो, और यदि उसी शब्द को दूसरे दिन पढ़ने के लिए कहा जाए तो वह उसे पढ़ने में सक्षम नहीं होता। अर्थात जो कठिन चीज़ें होती हैं वो व्यक्ति जल्दी नहीं सीख पाता, वो व्यक्ति के दिमाग में उसकी छाप जल्दी नहीं बन पाती है। तो वो फिर से अगर उसी तरह के कठिन शब्दों को बच्चों को पढ़ने को कहा जाए तो वो भूल जाते हैं कि इसे कैसे पढ़ा जाता है, इसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट है गति संबंधी दोष। गति संबंधी दोष के कारण भी पठन अयोग्यता दृष्टिगोचर होती है, देखने को मिलती है। जैसे कि बहुत तेज गति से पढ़ना या फिर धीमी गति से पढ़ने के कारण भी पढ़ने में गलतियां होती हैं, शब्दों का उच्चारण गलत होता है। अगर बच्चा हो या बड़ा, कोई भी अगर बहुत तेजी गति से पढ़ता है या बोलता है तो जीभ उसकी लड़खड़ा जाती है और गलतियां होती हैं। या फिर अधिक धीमी गति से पढ़ेगा तो धीमी गति से पढ़ते पढ़ते उसका ध्यान भी इधर उधर भंग होता है, जिससे वो गलत पढ़ता है और उच्चारण गलत करता है। नेक्स्ट है अंगों में समन्वय का अभाव या इंद्रियों में समन्वय का अभाव। बालक के पढ़ने में 3 इंद्रियां जीभ, कान, आँख, इन तीनों का समन्वय होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। किंतु पढ़ते समय जब बालक के इन तीनों अंगों में समन्वय ना हो तो पठन संबंधी दोष दृष्टिगोचर होता है। अगर क्षण भर भी उसके अंगों में समन्वय का अभाव हो तो पठन अयोग्यता विकसित हो जाती है, वह गलत पढ़ता है। अब आप सोचेंगे कि पढ़ने के लिए तो जीभ और आँख का समन्वय आवश्यक है, कान इसमें कहाँ से आ गया? तो जब बालक पढ़ता है तो वो जो पढ़ता है उसे सुनाई भी पड़ता है। अगर बालक पढ़ रहा हो और उसके कान में बाहर से कोई आवाज़ आ जाती है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो भूल जाता है, रुक जाता है और गलत उच्चारण कर देता है। इसलिए कान का भी समन्वय होना आवश्यक है। नेक्स्ट है मंद बुद्धि। मंद बुद्धि बालक भी बार बार अक्षर एवं शब्दों का ज्ञान कराने के बाद भी सही सही नहीं पढ़ पाते हैं। इसका प्रमुख कारण छात्रों में बुद्धि लब्धि का कम होना माना जाता है। उन्हें समझने में थोड़ी देर लगती है, इसीलिए किसी भी बात को, किसी भी अक्षर को, किसी भी शब्द को देरी से सीखते हैं और इसी कारण इनमें पठन अयोग्यता पाई जाती है। नेक्स्ट है ध्वनि संबंधी ज्ञान का अभाव। अनेक छात्र यह नहीं जानते कि किस शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है। उनमें ध्वनि संबंधी ज्ञान का अभाव पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वे स और श के उच्चारण में भेद नहीं कर पाते हैं। परिवार का वातावरण एवं शिक्षकों की अनदेखी के कारण इस प्रकार की अयोग्यता विकसित हो जाती है और ये अयोग्यता स और श ये बच्चे ही नहीं बड़ों में भी पाई जाती है, क्योंकि पारिवारिक वातावरण का प्रभाव उन पे रहता है। वो वैसा ही सुनते हैं और स्वयं भी वैसा ही उच्चारण करना सीखते हैं। नेक्स्ट है भाषा संबंधी ज्ञान का अभाव। अनेक बालकों में भाषाई ज्ञान का अभाव पाया जाता है। छात्रों को भाषा के उच्चारण संबंधी नियम ज्ञात नहीं होते, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों में पढ़ने संबंधी अयोग्यता विकसित हो जाती है। बालक पर परिवार एवं आस पड़ोस की भाषा का भी प्रभाव पड़ता है। बालक के जो उच्चारण है या पढ़ने संबंधी जो दोष अयोग्यता है उसका सबसे अधिक प्रभाव उसके पारिवारिक वातावरण का पड़ता है। यदि बालक के माता पिता अशिक्षित नहीं हैं तो वो उसे सही तरीके से गाइड नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त कई घरों में जो क्षेत्रीय भाषा है वो भी बोली जाती है और उसमें जो उच्चारण किया जाता है भाषा का या अक्षरों का, शब्दों का, वो भी बालक सीखता है और इन सब का प्रभाव बालक के उच्चारण पर पड़ता है और वो जैसा सुनता है और जिस तरह का उच्चारण करता है, अगर उसे पढ़ना हो तो वो पढ़ने समय भी वही गलतियाँ करता है। अब हम देखते हैं पठन अयोग्यता का उपचार, अर्थात जिन बालकों में पढ़ने से संबंधित अयोग्यता या दोष उत्पन्न हो जाते हैं उनके इन दोषों को कैसे सुधारा जा सकता है। तो पढ़ने में अयोग्यता रखने वाले छात्रों के बारे में सबसे पहले शिक्षक को उनकी अयोग्यता के कारणों का पता लगाकर उसे समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए तथा अयोग्यता के कारणों के निवारण हेतु कुछ निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। अर्थात शिक्षकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कौन सा बालक गलत पढ़ रहा है और क्यों पढ़ रहा है
और उसके कारण का पता लगाए और फिर उसके अनुसार उसे जो भी सुझाव देने हो उसे देना चाहिए। सबसे पहला जो उपाय है वह है छात्रों में आत्मविश्वास जागृत करना। यदि छात्र बोलने में तुतलाता है या हकलाता है या संकोच एवं डर के कारण वह गलत पढ़ रहा है तो शिक्षक को बालक में आत्मविश्वास जागृत करना चाहिए, क्योंकि अनेक अवसरों पर आत्मविश्वास के कारण भी बालकों में पढ़ने संबंधी अयोग्यता विकसित हो जाती है। तो इसके लिए उन्हें प्रेरित करने, पृष्ठपोषण देने की आवश्यकता होती है। अक्सर देखा जाता है कि एक शिक्षक जब छात्र को पढ़ने के लिए खड़ा करते हैं तो छात्र डर की वजह से भी पढ़ते समय कई गलतियां कर देते हैं। इसलिए शिक्षकों में आत्मविश्वास जागृत करना चाहिए, उनके अंदर का डर निकालना चाहिए। और यदि छात्र पढ़ते समय गलत पढ़ते हैं, गलतियां करते हैं तो उन्हें सहानुभूतिपूर्वक समझाकर उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें डांटना या डराना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है वर्तनी संबंधी दोषों का पहचान एवं निदान। कभी कभी वर्तनी संबंधी दोषों के कारण भी छात्र गलत पढ़ते हैं। शिक्षक को वर्तनी संबंधी दोषों के कारण छात्रों को होने वाली असुविधाओं को पहचानना चाहिए तथा व्यक्तिगत रूप से छात्रों के लिए उसका समाधान प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि वर्तनी संबंधी समस्याएं विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से पाई जाती है। छात्रों को स्पेलिंग जो भी शब्द है उसके स्पेलिंग स्पष्ट सिखाने चाहिए और जो भी कन्फ्यूजन हो उसे दूर करना चाहिए, जिससे वो अच्छे से समझ सकें। और अगर छात्र स्पेलिंग अच्छे से समझेंगे, उसका उच्चारण कैसे करना है समझेंगे, तो फिर वो पढ़ने में गलतियाँ नहीं करेंगे। क्योंकि पढ़ते वक्त कभी किसी किसी शब्दों में कोई अक्षर जो होता है वो गौण होता है, उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। तो ये सब जो सूक्ष्म बातें हैं इसका ज्ञान एक शिक्षक को अपने छात्रों को अवश्य देना चाहिए। नेक्स्ट है वर्णमाला क्रम का ज्ञान। शिक्षकों को वर्णमाला के क्रम का ज्ञान भी अनिवार्य रूप से छात्रों को देना चाहिए, क्योंकि भाषाई नियम वर्णमाला क्रम पर ही आधारित होते हैं। जैसे हिंदी भाषा के नियम क वर्ग, ट वर्ग एवं त वर्ग क्रम के आधार पर ही निश्चित होते हैं। इसीलिए वर्णमाला क्रम का ज्ञान छात्रों को होना चाहिए, तब वे पठन संबंधी गलतियां नहीं करेंगे। नेक्स्ट है पढ़ने के दौरान शब्दार्थ एवं आरोह अवरोह का ज्ञान। शिक्षक को छात्रों से पढ़ने का अभ्यास करवाते समय शब्दों के अर्थ भी बताना चाहिए, साथ ही साथ शब्दों के भाव भी बताना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों में पढ़ते समय वाक्यों को उचित आरोह अवरोह के साथ पढ़ने की आदत भी विकसित करनी चाहिए। जैसे जो भी ओरल पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो उन्हें शब्दों के साथ जो भाव जुड़े हों उसका भी ज्ञान देना चाहिए और वाक्यों को उचित आरोह अवरोह के साथ पढ़े। कहाँ जोर से बोलना है, कहाँ धीमे से बोलना है, कहाँ गुस्से का भाव प्रदर्शित करना है, इन सब तरीकों से पढ़ने का सही तरीका क्या है उसका ज्ञान देना चाहिए। नेक्स्ट है पढ़ने का अभ्यास। छात्रों की पढ़ने की क्षमता को उपयुक्त एवं शुद्ध बनाने के लिए शिक्षक को उचित गति से पढ़ने का अभ्यास भी छात्रों से करवाना चाहिए, क्योंकि अति शीघ्र गति या अति मंद गति से पढ़ने के कारण भी छात्रों में पठन संबंधी दोष उत्पन्न होता है। ऐसे भी किसी भी कार्य को अगर सीखना है अच्छे तरीके से तो सबसे अच्छा उपाय है अभ्यास। अभ्यास के द्वारा किसी भी कार्य को सीखा जा सकता है। जो भी जितना बार अभ्यास करते जाएंगे उतनी ही गलतियां कम होंगी और आप उस कार्य को या फिर पढ़ना ही क्यों ना हो अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। नेक्स्ट है चिकित्सकीय सलाह। कभी कभी छात्र श्रवण दोष, दृष्टि दोष या वाणी दोष के कारण भी गलत पढ़ते हैं, तो इन दोषों को चिकित्सा के माध्यम से दूर करना संभव है। तो शिक्षक को चाहिए कि संबंधित छात्र के अभिभावक से बात करके चिकित्सक के सहयोग से उन दोषों की चिकित्सा करानी चाहिए। जैसे कि अगर किसी छात्र को स्पष्ट सुनाई नहीं देता तो वो भी गलत सुनता है और गलत ही पढ़ता है। अगर किसी छात्र को दृष्टि दोष है, वो स्पष्ट रूप से किताब में लिखे गए अक्षरों को नहीं देख पा रहा है, तो भी वो गलत पढ़ेगा। तो ऐसे में छात्र के चिकित्सकीय सलाह की व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट है भाषा प्रयोगशाला। छात्रों की भाषा संबंधी या ध्वनि उच्चारण संबंधी अयोग्यता को दूर करने के लिए भाषा प्रयोगशाला अत्यंत ही उपयोगी होती है।
जिसमें श्रवण यंत्रों के माध्यम से उन्हें शब्द उचित एवं स्पष्ट रूप में सुनाई पड़ते हैं। यदि संभव हो तो इनका भी उपयोग करना चाहिए। यद्यपि प्रत्येक विद्यालय के लिए भाषा प्रयोगशाला की व्यवस्था करना संभव नहीं है, किंतु यदि संभव हो तो इसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट है अक्षरों के उच्चारण, ध्वनियों का ज्ञान। छात्रों में ध्वनि संबंधी विशेषताओं के पहचान की योग्यता विकसित करनी चाहिए। इसके लिए उन्हें शब्दों का अभ्यास कराना चाहिए, जिससे प्रत्येक छात्र उचित प्रकार से ध्वनियों के उच्चारण का ज्ञान प्राप्त कर सके और उसमें किसी प्रकार की वाणी दोष उत्पन्न ना हो, अर्थात कि किस अक्षर के को उच्चारण कैसे करते, होठ से, जिह्वा से, तालु से किस प्रकार करते हैं, इसका ज्ञान देना चाहिए। नेक्स्ट है भाषा संबंधी नियमों का ज्ञान। भाषा को लिखने, पढ़ने, बोलने एवं उच्चारण इत्यादि से संबंधित कुछ नियम होते हैं। इसलिए शिक्षक को अपने छात्रों को भाषा संबंधी नियमों का पूर्ण ज्ञान कराना चाहिए, जिससे छात्र अपने उच्चारण एवं पठन को भाषाई नियमों के अनुसार बना सकें, पढ़ने की अयोग्यता दोष से बच सके। इसलिए भाषा के जो नियम है उसका पूर्ण ज्ञान छात्रों को कराना चाहिए और साथ साथ अभ्यास भी कराना चाहिए। नेक्स्ट है मंद बुद्धि बालकों को उनकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार शिक्षा। तो यदि कक्षा में मंद बुद्धि छात्र हैं तो उनमें पढ़ने की योग्यता विकसित करने के लिए शिक्षक को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार उन्हें भाषा संबंधी नियमों का ज्ञान कराना चाहिए, जिससे उनकी पढ़ने संबंधी अयोग्यता समाप्त की जा सके। ऐसे बालकों पर शिक्षकों को थोड़ा अधिक ध्यान देना पड़ता है, तभी इनकी जो अयोग्यताएं हैं वो दूर की जा सकती हैं। और अंतिम जो उपाय या उपचार है वह है सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग। छात्रों के ध्यान को शिक्षण पर केंद्रित रखने एवं भाषाई शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाने के लिए शिक्षक के द्वारा सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग उचित रूप में करना चाहिए, जिससे कि छात्रों में सीखने एवं पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न हो और उन्हें पढ़ने संबंधी दोष से बचाया जा सके। शिक्षक को आवश्यकता अनुसार सहायक शिक्षण सामग्री का जरूर प्रयोग करना चाहिए। इससे छात्र पढ़ने में, सीखने में जिज्ञासु बने रहते हैं और उनका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है। इसलिए आवश्यकता अनुसार चार्ट पेपर, मॉडल, मूल वस्तु या फिर चित्र दिखाकर, फिल्म दिखाकर अवश्य छात्रों को भाषा संबंधी ज्ञान कराना चाहिए, जिससे उन्हें दोष से बचाया जा सके। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।